दोस्तों गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम वेलकम यू ऑल। और आज के इस पावर ग्रीन टी विद अनूप गुप्ता शो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग एक ऐसे लीडर से मिलने जा रहे हैं जिनकी कहानी सचमुच एक प्रेरणादायक कहानी है। एक ऐसे लीडरशिप जिनके अंदर डेप्थ बहुत है, गंभीर रहते हैं लेकिन मन में बहुत कुछ चलता रहता है। वो जो बोलते हैं ना, वो एक तरीके से कह सकते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी। क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी को अगर आप ऊपर से देखेंगे तो एकदम शांत गंभीर दिखेगा, लेकिन उसके अंदर जब वो फील्ड पे रहते हैं तो उनके अंदर बहुत कुछ चलता रहता है, प्लानिंग चलती रहती है, ये करना है वो करना है। और यही बात है कि जो आदमी मेंटली प्रिपेयर होता है तो जाहिर सी बात है कि जीत अंततः उसकी होती है। तो आज एक ऐसी लीडरशिप हम आपको मिलाने जा रहे हैं। हमारे ब्रांड न्यू रॉयल ब्लैक डायमंड मिस्टर सुमन कुमार सर, पावर ग्रीन टी विद अनूप गुप्ता शो में आपका स्वागत है। सुमन सर, आज आपका स्वागत है। और अब हम सारे लोग आपसे सुनना चाहेंगे आपके इस सफलता की पूरी कहानी। और जो भी उतार चढ़ाव आए हमें तो पता है, लेकिन बहुत सारे लोग आज सुनना चाह रहे हैं। तो इट्स ऑल योर सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू अनूप गुप्ता सर और भाभी जी, अमृता भाभी मैम, और मेरे सारे अप्लायंस, रवि रस्तोगी सर और राजेश गुप्ता सर और रेखा मैम। आज जो मुझे मौका मिला है ये अपनी स्टोरी बताने के लिए, मैं अपने टूटे फूटे भाषा में कुछ बताऊंगा। और कोई प्रिपरेशन भी मैं बहुत ज़्यादा करता नहीं हूँ और ना मुझे बोलने बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन यही एक ही चीज़ मैं जानता हूँ कि काम मैं करता हूँ और मैं काम करता हूँ, उसी का रिजल्ट आता है। तो मैं अपनी स्टोरी स्टार्ट करना चाहूँगा कि मेरा जन्म मेरा घर है बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट, और मेरा जन्म हुआ था मोकामा हॉस्पिटल में 1975 में। 4 अक्टूबर 1975 का मेरा जन्म है और मोकामा हॉस्पिटल में मेरा जन्म हुआ था। और मेरा पैतृक गांव है हसनपुर दियारा, यानी हम लोग दियारा से, दियारा आप लोग जानते होंगे, बालू का जगह जहाँ पे गंगा का कटाव होता है। तो मेरे दादाजी हसनपुर दियारा से थे, और हसनपुर दियारा बलिया अनुमंडल में है, जो कि बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है। तो हम लोगों ने बचपन में, मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में थे, और वो ब्लॉक एग्रीकल्चर अफसर थे। लास्ट में प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद से वो नहीं रहे। तो उनके दादाजी के गांव हम लोग जब जाया करते थे, वो गंगा नदी के किनारे, तो काफी आनंद आता था। और हम लोग बैलगाड़ी से जाया करते थे। मुझे याद है उस बचपन का कि बैलगाड़ी से हम लोग, 2 छुट्टी होता था जो हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट होता था, दुर्गा पूजा और होली। और इस छुट्टी में हम लोग दादाजी के घर जाया करते थे वहाँ पे, और बैलगाड़ी से हम जाया करते थे। और उस समय बाएं तरफ या दाहिने तरफ जो खेत का जो माहौल जो दिखता था, हम लोग उतर उतर के छीमी वहां से चोरी कर करके खाया करते थे, लेते हुए फिर चढ़ जाया करते थे। इस तरह की मतलब इस तरह हम लोग गांव से, एक छोटे से गांव से जन्म हुआ हमारा वहाँ पे। लेकिन पिताजी चूंकि नौकरी में थे, सरकारी नौकरी में थे, तो हम लोग कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रह पाए। सबसे पहला जो मुझे याद आता है, मैं यहाँ पे गोगरी जमालपुर एक है, महसूर डिस्ट्रिक्ट, खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में महसूर के बगल में गोगरी जमालपुर है। वहाँ पर मेरा जो जन्म है, वहीं से मुझे जो याद आ रहा है, वहीं से मेरा याद है। और बचपन में हम देखा करते थे, एक पता नहीं मुझे उनका चेहरा भी याद नहीं है बहुत ज्यादा। वो एक भैया के जैसे थे मेरे, जो मुझे सपने के बारे में थोड़ा सा शुरुआत, जो मुझे थोड़ा बहुत जो याद आ रहा है, उस समय हम लोग बचपन में वो एक सपना देते थे कि एक ऐसा स्टीमर होगा, एक ऐसा हवाई जहाज होगा जो पानी में भी चलेगा और आसमान में भी उड़ेगा। पता नहीं ये कब तक होगा, शायद आगे भविष्य में हो जाए। इस तरह के सपने हमारे हो सकते हैं। तो शुरुआत, सपना देखना मेरा वहीं से शुरुआत हुआ। और बेसिक मैंने प्राथमिक शिक्षा जो है, शुरुआत में वहीं गोगरी जमालपुर से स्टार्ट की प्राथमिक शिक्षा, जो स्कूलिंग लाइफ है। और उसके बाद हमारे पिताजी का ट्रांसफर हो गया छपरा, मसरख डिस्ट्रिक्ट, मसरख में जानते होंगे। और वहाँ पर हम लोग जो स्कूल में, जिस स्कूल में थे, वहाँ पर हम बोरा लेकर के, कुछ दिनों तक बोरा लेकर के भी बैठे हैं स्कूल में। तो उस तरह के स्कूल से भी मेरी शिक्षा हुई है। उसके बाद एक और सरस्वती स्कूल, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर था छपरा में, तो गुरुकुल शिक्षा भी हमने वहाँ पर स्टार्ट किए थे। भैया मेरे जो अभी इंजीनियर हैं,
वाराणसी में उन्होंने नाम लिखा दिया था, और वहाँ से हम लोग उस स्कूल में भी गए, वहाँ भी शिक्षा ग्रहण किए, और गुरुकुल परंपरा, गुरु शिष्य की परंपरा थी वहाँ पर। उस स्कूल को भी हमने आगे बढ़ा, तो फिर हम मैट्रिकुलेशन मेरा, फिर बीच में मुजफ्फरपुर हम लोग आ गए, और भैया मेरे वहाँ पर पॉलिटेक्निक कॉलेज में थे, जूनियर इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे थे, जेई की पढ़ाई कर रहे थे। तो क्लास 7th में जब हम थे, जब हिंदी मीडियम में थे, मेरी पढ़ाई शुरुआत में हिंदी मीडियम से हुई, तो हिंदी मीडियम में जब मैं 7th में था, तो मुझे जब संजीवियर स्कूल मुजफ्फरपुर में जब एडमिशन का मौका मिला, जब भैया मुझे वहाँ ले गए, तो मुझे क्लास 5th में डिमोट करके क्लास 5th में मेरा एडमिशन हुआ, और फिर मैंने वहाँ से पढ़ना शुरू किए। और शुरुआत में मेरा पोजीशन काफ़ी डाउन था, लेकिन फिर मेहनत हमने करना शुरू किए, और क्लास में सेकंड भी आने लगे, फिर इंग्लिश मीडियम से फिर हम हिंदी मीडियम में चले गए, क्योंकि पिताजी का ट्रांसफर हमेशा होता रहता था। तो फिर जब वो चले आए मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बने, तो वहाँ पे फिर हम हिंदी मीडियम से फिर मैट्रिकुलेशन का एग्जाम दिए 92 में, और 92 में मैट्रिक का एग्जाम दिए। उसी समय में मेरी एक सिस्टर हैं जो अभी फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में है, और उनकी शादी की बात चल रही थी। उनकी शादी के लिए भी हम काफ़ी शुरुआत से, बचपन से ही मुझे थोड़ा सा सिखाने का, चूँकि मैं घर में, हम 2 भाई 2 बहन हैं। सबसे बड़े भाई जो अभी हैं बनारस में रेलवे में हैं, उसके बाद जो सिस्टर हैं वो फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में है, उसके बाद एक सिस्टर हैं जो रांची में है, उनके हस्बैंड इंजीनियर हैं, और सबसे छोटे हम हैं घर में। तो बहुत सारा काम, जो पापा जब बहुत ज़्यादा इंगेज हो जाया करते थे, चूँकि वो प्रशासनिक जॉब में थे, उनका इंगेजमेंट काफ़ी रहता था, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर थे, तो इंगेजमेंट जब ज़्यादा हो जाता था तो बहुत सारा काम वो हमको दे दिया करते थे। शुरुआत से उनको लगता था पता नहीं, कुछ भरोसा ज़्यादा था, तो काम कुछ हमें दे दिया करते थे। तो इस दरमियान में हम अपनी सिस्टर की भी शादी में लड़के देखने के लिए सिलीगुड़ी अकेले तक गए हैं, बस पे चढ़ कर गए हैं। यानी कि हमने शुरुआत से ही स्ट्रगल किए, और क्लास, हम कह सकते हैं क्लास 7 से ही हम अकेले आना जाना शुरू कर दिए थे। कहीं जाना है, कहीं आना है, तो अकेले वो किया करते थे। उसके बाद एक छोटी सिस्टर जो हमसे बड़ी हैं, उनकी भी शादी में मेरा योगदान रहा, और टोटल लड़का देखने से लेकर के उनके शादी फाइनल तक मेरी जिम्मेवारी रही। और इसके बाद ही एक जो घर चल रहा था हम लोग का सारा, 2 भाई 2 बहन, भैया की रेलवे में नौकरी हो चुकी थी, सिस्टर की भी शादी हो चुकी थी, और केवल हम ही केवल बच चुके थे। अब जो लाइफ चेंज होने वाली थी, अब जो लाइफ जो बदलने वाला था, एक तो पिताजी थे सरकारी नौकरी में, दिक्कतें हम लोग को होती थी, लेकिन उतने भी दिक्कत में नहीं थे, क्योंकि पिताजी पदाधिकारी थे, क्लास 2 ऑफिसर थे, और ब्लॉक के बहुत दिनों तक उन्होंने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में कार्य किए, और वैसे जगह कार्य किए, काफी मतलब अंदर से काफी मजबूत थे वो। और बहुत सारे ऐसे जगह पे उन्होंने काम किया जहाँ के विधायक नामी माने जाते हैं। जैसे कि एक मसरख में थे, तो वहाँ के एक मसरख के नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन काफी स्ट्रांग विधायक थे। उसके बाद मधेपुरा में थे, पप्पू यादव थे, खगड़िया में थे तो रणवीर यादव थे। इस तरह का स्ट्रांग पर्सनालिटी के साथ, और पहले की बात आप जानते होंगे कि जो प्रशासनिक पद पे होते हैं उनका सीधे विधायक से तो डायरेक्ट सामना होता है, और आप कई सीरियल में भी देखते होंगे कि मतलब अगर वीडियो है तो वीडियो को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो शुरुआत से मेरा मन जो है प्रशासनिक सेवा की ओर नहीं था, जबकि यद्यपि सब लोग चाहते थे कि प्रशासनिक सेवा में आए, आईएएस एग्जाम पास करें, लेकिन कभी भी मेरा प्रशासनिक की तरफ कभी कोई झुकाव नहीं रहा। और इंसिडेंट ये हुआ कि जब मेरे पूरे फैमिली, सारे लोग लगभग सेटल हो रहे थे, भैया सेटल हो चुके थे, सिस्टर सेटल हो गई थी, नौकरी में आ चुकी थी, और छोटी वाली सिस्टर की शादी हो गई थी, और मैं भी इंजीनियरिंग कॉलेज में आ गया था। मैं 94 में MIT मुजफ्फरपुर में था, मैकेनिकल मेरा ब्रांच था, और रोल नंबर तक मुझे याद है 94 M54। तो मैकेनिकल ब्रांच मेरा 54 रोल नंबर था, और हम फर्स्ट ईयर में ही थे। उसी समय एक दुर्घटना हुई, और पूरा घर जो है एक एक्सीडेंट की वजह से पिताजी की उस समय गोली मारकर हत्या हो गई। और
उनकी हत्या के बाद लगभग वो 24 दिन जिंदा रहे। 3 जून, यही जून का महीना है, 3 जून को उनको गोली लगी थी और उन्हें प्लेन से, उस समय मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव थे, उन्होंने काफी कोऑपरेट किया। यहाँ से डॉक्टर हाई को भेजे पिताजी को देखने के लिए, चूंकि पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में थे, हम भी संजोग से वहां नहीं थे, बेगूसराय में थे, हम घर बनवा रहे थे। तो पिताजी को देखने के लिए डॉक्टर हाई को बाई प्लेन, जो राजकीय प्लेन होता है, उनसे भेजा गया देखने के लिए। और देखने के बाद उन्होंने आउट ऑफ डेंजर घोषित कर दिया था। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे फिर राजकीय प्लेन के द्वारा फिर उन्हें पटना लाया गया, पीएमसीएच लाया गया। उस समय पहली, चूंकि माँ को डर लग रहा था कि प्लेन पे कैसे बैठेंगे। मेरी भी पहली थी, मतलब मेरा राजकीय, मतलब प्लेन पे बैठने का मेरा पहला जो छोटा अनुभव था वो पापा के साथ था। और हम लोग पटना पीएमसीएच आए। 24 दिन तक उनका इलाज चलता रहा, होश में थे, सब कुछ बातचीत वगैरह सब चीज चल रहा था। डॉक्टर हाई जैसे डॉक्टर, उनका नंबर मुझे मिला हुआ था। कभी कोई दिक्कत पे हम डायरेक्ट उनको कॉल कर सकते थे। डॉक्टर को वो खुद आते थे, रात में 11 बजे हो कि 12 बजे हो, फोन उठाते थे। सीएम सचिवालय में भी फोन करने का मुझे अवसर दिया हुआ था। उनको लालू जी से भी कभी कभी बातचीत होती थी, मुख्यमंत्री जो थे हमारे। तो ये सब सारा चीज होता रहा, लेकिन अंततः हम लोग उनको बचा नहीं पाए। उनको हम लोग दिल्ली ले जाने का प्रयास, बड़े प्रयास किए, लेकिन चूंकि पुलिस जो कि प्रशासनिक मामला था, हम लोग उसमें सफल नहीं हो पाए। बहुत सारा मेहनत हम लोगों ने किया, लेकिन अंततः वो डेथ कर गए। और 27 जून 1995 में उनकी डेथ हो गई। उस समय मेरा उम्र लगभग 20 साल था। अक्टूबर 75 का जन्म है, जून 1995 में डेथ हुई, तो 20 साल से भी कम थे। और उसके बाद थोड़ी और, जबकि सारे घर के फैमिली के सारे लोग सेटल हो चुके थे, अब हम लोग को लाइफ थोड़ा सा एंजॉय करना था। हम लोग कार लेने का सपना बना रहे थे। पापा के साथ हम लोग जी सर कंटिन्यू प्लीज। पास्ट जाने में तो हम तो देख रहे हैं ग्रीन की जो आपका चैनल है सर, सब लोगों को देख रहे हैं कि हम जितने भी लोग पास्ट में जाते हैं वो सारे लोग इमोशनल तो हो ही जाते हैं। इमोशनल होना तो स्वाभाविक है। तो हम लोग एम्बेसडर के शोरूम में तक भी गए थे, हम और पापा गए, और हम लोग कार लेने की जिक्र कर रहे थे, क्योंकि उस समय तक हमारे खानदान में एक ही कार था जो मेरे बड़े पापा जी के पास था। और मुझे याद है पद्मिनी था, फिएट, और काफी हम लोग फख्र महसूस करते थे। और मुझे याद आता है कि जिसमें हम लोग गांव जाते थे, उस समय मेरे पास पापा जी के पास राजदूत था, और राजदूत जब लग जाती थी ना, तो बहुत सारे लोग देखने के लिए आ जाते थे। तो इस तरह से घटनाएं बढ़ती चली गई। पिताजी का डेथ हो गया। उसके बाद मुझे माँ के साथ दिक्कत होने लगी। भैया मेरे चेन्नई में उस समय जॉब में थे, जो आज बनारस में, वो चेन्नई में जॉब में थे, रेलवे में। और रेलवे की माँ उस समय चेन्नई काफी दूर होता था, माँ वहां जाना नहीं चाह रही थी, गई लेकिन मन नहीं लगता था, तो फिर आज आ गई। और जब MIT में मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था, संजोग दुर्भाग्य ये देखिए कि इंजीनियरिंग कॉलेज में था, इधर पिताजी का डेथ हो गया। उसके बाद जब मैं फर्स्ट ईयर में था, तो उसी दरमियान जब डेथ हुआ, उसके बाद मैंने एग्जाम दिया, और एग्जाम देने के बाद दुर्भाग्य 2 विषय में मुझे एक नंबर से क्रॉस लग गया। 2 विषय में, मतलब एक नंबर से क्रॉस लगना, जबकि इस परिस्थिति में मैंने एग्जाम भी दिया, और दोनों में एक विषय में क्रॉस लग गया। उसके बाद माँ वहां रहना नहीं चाहती थी, क्योंकि एक प्रोविजन है, सरकारी नौकरी में आप रहते हैं तो कंपनसेट ग्राउंड पे आपको नौकरी मिल सकती है। तो मुझे ही भरा गया, क्योंकि सारे लोग सेटल थे, वेल सेटल थे। भैया नौकरी में थे, सिस्टर भी नौकरी में आ चुकी थी, एक छोटी सिस्टर थी, वो भी ऑलरेडी उनके एक बच रहे थे। तो मुझे यह डिसीजन लेना पड़ा कि मैं अगर पटना में नौकरी हो जाएगा तो मैं नौकरी ज्वाइन कर लूंगा, ताकि माँ मेरे साथ रह सके। तो यही हुआ अंततः प्रयास। चूंकि पूर्णिया में डेथ हुई थी, तो ज्यादातर यही चांस था कि पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में नौकरी मिले, लेकिन
लेकिन हम लोग प्रयास किए तो यही निर्णय, अगर सचिवालय पटना में दे पाएगा, अगर नौकरी मिलेगी तो सचिवालय की नौकरी करेंगे। और माइंडसेट में यही था कि साथ में कोई न कोई बिजनेस करेंगे, क्योंकि नौकरी के प्रति तो मेरा कोई उस तरह का रुझान नहीं रह चुका था जो हमारे घर के साथ जो हादसे हुए थे। तो फिर अंततः यही हुआ कि एक साल के बाद 95 में डेथ हुई। हमने छोड़ दिया था एक पिटीशन दे करके पटना नौकरी के लिए। और फिर लास्ट में 98 में जनवरी 98 में मुझे ज्वाइन करने का मौका मिला सचिवालय में। मैं पटना में एक क्लर्क की नौकरी में ज्वाइन किया एज ए बिल क्लर्क, और पुनाई चक मोहल्ले में रहना शुरू कर दिए, बगल में था। 98 में ज्वाइन किए और सचिवालय आना जाना शुरू कर दिए। शुरुआत मेरी इनकम जो थी वो लगभग लगता है मुझे 2800 रुपए से थी। 98 में जब हम ज्वाइन किए थे सचिवालय की नौकरी तो 2800 रुपए वेतन मुझे मिला करता था। लेकिन उस समय, जिस समय हम लोग 98 में थे, तो उस समय चूंकि पहले से तो हमारा स्टैंडर्ड हाई था, क्योंकि फादर गजेटेड ऑफिसर थे, तो नीचे बहुत ज्यादा सोच नहीं पाते थे। तो हमने जो मकान लिया 98 में जो रहने के लिए रेंट पे, वो पुनाई चक में लिया, और उसका रेंट ही था 1600 रुपया। 1600 रुपया रेंट था। उस समय की बात बता रहे हैं 98 की। और मेरा इनकम था मात्र 2800 रुपये। तो 1200 रुपया ही एक्स्ट्रा मुझे बचे। क्योंकि सिस्टर मेरी साथ में रहती, बहुत सारा काम मेरा चल जाया करता था। लेकिन उसके बाद 2000 में मेरी शादी हुई अनिशा जी से, और उनके भी पिताजी प्रशासनिक में थे और ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर थे, जहां पापा से पहले से जान पहचान थी। लेकिन हम लोगों की कभी मुलाकात नहीं थी। लेकिन इस तरह का रिश्ता आया और हम लोग उसको एक्सेप्ट करके, और शादी हमारी अनिशा जी से दिसंबर 2000 में हो गई, 7 दिसंबर 2000 को। जब शादी हो गई तब लगा कि अब तो कुछ ना करना पड़ेगा, क्योंकि 2800 रुपए में 1600 का रेंट, और अब शादी भी हो गई। सिस्टर को भी अलग रहना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टर के साथ शुरुआत में रहा करते थे। अलग रहना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ तो मुझे करना पड़ेगा। इसी करने के सोचने के सिलसिले में हमने एक शादी हुई जब 2000 में, तो 2001 में हम टाटा सूमो एक नई दिल्ली से लेकर के आए, परचेज किए। वो भी माँ के पैसे से परचेज किया हमने, और परचेज करके पटना लाए और उसको भाड़े पे चलवाने लगे। मेरा यही काम होता था कि सुबह में पटना जंक्शन जाना, और एक स्टाफ मेरे पिताजी के समय के ही एक बहुत ही विश्वसनीय थे, उनको साथ में हमने रखा था ड्राइवर के साथ, और हम स्टेशन जा करके वो गाड़ी को बुक किया करते थे। और जब गाड़ी फिर खराब हो जाए तो फिर नौकरी से जो समय मिलता था उसमें हम बनवाया करते थे, शाम के समय या जो भी समय दे करके। तो हमारा प्रतिदिन का ये रूटीन हो गया था, सुबह में जाना रेलवे स्टेशन जाना। और उस समय की बात बता रहे हैं 2001 की। 2001 में मात्र स्टेशन पे पटना जंक्शन में 3 ही सुमो हुआ करता था। एक हमारा था, एक एमएच नंबर था, और एक और अशोक जी है उनका हुआ था। तो 3 सुमो में हम मेरा एक सुमो था और उसको हम भाड़े पे चलवाया करते थे। उसमें दरभंगा के लिए ट्रेन भी नहीं चलती थी, तो हम जाते थे तो 1-2 घंटा में कहीं ना कहीं से बुकिंग हो जाता था। कभी हमने भी वो काम किया है, किसी कस्टमर को कोई बैग लेके उतरे हैं तो उनको भी हम अपील करते थे कि हाँ कोई गाड़ी चाहिए क्या, और वो या फिर कोई एजेंट रहता था वो ले आकर के फिर मेरे गाड़ी के पास आता था और हम उसको बुक करते थे, और फिर आ जाया करते थे घर आते थे। फिर उसके बाद स्नान होकर करके फिर ऑफिस चल जाया करते थे। यही रूटीन चल रहा था। यह जब रूटीन चल रहा था 2001 में, तो 2001 में मेरा बड़ा लड़का भी इशू हुआ अक्टूबर में 2001 में। और संजोग से अच्छा लगा कि उसको हम लोग कार में लेकर के घर आए सुमो से, और इसी तरह से कहानी चलती रही। 2002 में एक हमारे मित्र हुआ करते थे, वो हैं ही संतोष सुधाकर जी, जो एमबे में थे, और वो मतलब फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में डीएसपी रैंक पे थे। उन्होंने एक दिन फोन किया कि सुमन जी आपसे मिलना चाह रहे हैं। हम बोले क्या है बताइए। तो नहीं, एक बिजनेस के बारे में बात करना चाहते हैं जिसमें लगभग 5 से 10 हजार इन्वेस्ट करेंगे तो 2 से 5 साल बाद 50,000 रुपए की इनकम आ सकती है। तो मुझे लगा कि सुमो में हम चला रहे हैं, 2.5 लाख रुपए सेकंड हैंड लेकर के आए हैं, 2.5 लाख रुपए लगा करके भी 50,000 रुपए की इनकम सोचा नहीं जा सकता। ही बता रहे हैं 5 से 10 हजार रुपए लगा करके 2.5 लाख की इनकम हो सकती है। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। तो फिर वो एक दिन आए, लेकिन संजोग से क्या हुआ कि इसी बीच में एक हमारे सामने में थे, वो उन्होंने मुझे एमबे के लिए अप्रोच किया। वो मात्र वो अनएम्प्लॉयड थे और स्टूडेंट लाइफ में मोटा मोटी छोटा छोटा काम करते थे। तो उन्होंने एक एमबे के बारे में बताया और एक मीटिंग में मुझे बुला रहे थे। तो ये भनक लग गई संतोष सर को। तो वो एक दिन आ गए मेरे घर पे और बोले कि आज आप जो है जब तक साइन नहीं करेंगे, आप देखिए प्रोजेक्ट देखिए अच्छा है,
और 5,000 से 10,000 का इन्वेस्टमेंट है और आप इसको कीजिए, हम लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। सारा चीज वो बता रहे थे। उसके बाद वो उस दिन बैठ गए, जबकि वाइफ मेरी बोल रही थी कि नहीं, इसको एक साल बर्थडे जब आ जाएगा हर्ष का, तो उस साल उस दिन हम लोग ज्वाइन करेंगे। तो बोले कि नहीं, उस तब तक तो आप बहुत कुछ कर लीजिएगा, जैसा नेटवर्क मार्केटिंग में होता है, हम लोग बोलते हैं कि विलंब नहीं करना है, बहुत जल्दी ज्वाइन करिए, जल्द ज्वाइन करेंगे तो तब तक बहुत सारा कुछ हो जाएगा। तो लास्ट में जिद में बैठ गए। हम बोले पैसा नहीं है मेरे पास। बोले कोई बात नहीं है, 90 डेज का रिफंड बैक है, हम पैसा लगा देते हैं। संजोग से वो पैसा भी लगा दिए। जब लगा दिए, और एक बार मुझे मीटिंग में बुलाए, प्लेटिनम हुआ करते थे रवि रंजन जी, तो उनके मीटिंग में मुझे बुलाए और वहां पे लोग बात कर रहे थे कि एक फलाना कोई कलकत्ता में कोई सेमिनार था, कन्वेंशन था, जिसका 1900 रुपए का टिकट था, उस टिकट की वो बात कर रहे थे। अब बोल रहे थे कि वहां से भी बिजनेस शुरू किया जा सकता है। मेरे पास कोई अनुभव नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग का, कोई जानकारी नहीं थी, मुझे पता भी नहीं था कि सेमिनार से कैसे शुरू किया जा सकता है। लेकिन यह लगा कि अगर ये बोल रहे हैं और यह भी रिफंड गारंटी दे रहे हैं कि अगर आपको अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं अच्छा लगा तो पैसा भी वापस हो जाएगा। तो हम मन तो बना रहे थे, लेकिन हमको कोई फिर बोले नहीं, प्रेशर दिए नहीं, तो इसलिए हम गए नहीं। पहला सेमिनार में ऐसे ही मिस हो गया। दूसरे के बाद में जब एक बीबीएस का टिकट उन्होंने दिया, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार का, और वो दे करके गए, तो हमने बहाना बना दिया कि सर समय नहीं मिल पा रहा है, गाड़ी खराब हो गया था, तो बहाना बना करके हम नहीं गए। लेकिन हमने उनको देखा कि टिकट जब उन्होंने दिया था, तो फिर दूसरी बार उसी शाम में जब काफी बारिश हो रही थी, वो भीगते हुए आए और टिकट वापस लेकर के फिर गए। तो मुझे लगा कि जरूर कुछ इसमें बात है। तो अगली बार जब मुझे बरसात का सीजन आया और गाड़ी से मुझे छुट्टी हो गई, मतलब बहुत काम कम हो रहा था, तो हमने सोचा कि एक बार इवेंट जाके देखना चाहिए। तो जब इवेंट गए हम श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में, तो पूरा रूम भरा हुआ था, सारे लोग ताली बजा रहे थे, सारे लोग खुश थे। तो मुझे लगा कि ये कौन सा बिजनेस है। तो फिर जब धीरे धीरे इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिए, तो अच्छा लगा। लेकिन हम तब तक भी बहुत ज्यादा फोर्सली इसमें बिजनेस में नहीं आ पाए। उसके बाद एक इवेंट था, बहुत बड़ा इवेंट था मुंबई में अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, और उसका टिकट था लगभग लगता है 2400 रुपया। 2400 रुपये टिकट था। और मुझे लगा कि जब हम इस बिजनेस को करने जा रहे हैं, तो हस्बैंड वाइफ हम लोग दोनों को ही 2400 रुपए का टिकट दे करके मुंबई गए थे। जिस समय हम बता रहे हैं, उस समय सैलरी मेरी 2800 से बढ़कर के 2001 में 4000 रुपए के आसपास हो गई थी। 2400 रुपए का टिकट हमने लगा करके वहां मुंबई जैसे अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में गए। 2 दिन वीकेंड सेमिनार हुआ करता था, सैटरडे और संडे का। तो वहां सेमिनार में जाकर के हमने उस इवेंट को देखा, और वहां पे जाकर के एहसास हुआ कि नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बड़ा बिजनेस है। और वहां से हम इस बिजनेस के लिए तैयार हो गए और वहां से बिजनेस करने लगे। तो फिर पीछे मुड़ करके नहीं देखे। 9% गए, 12%, 15%, 21% सिल्वर हो गए। 2008 में जाकर के हम सिल्वर भी हो गए एमबे बिजनेस में। और वहां से हम फिर, लेकिन प्रयास जारी रहा, और हमारे नीचे भी सिल्वर हुए, लेकिन हम मेंटेन नहीं कर पाए वहां सिल्वरशिप दोबारा। तो हम गोल्ड भी नहीं हो पाए, ना प्लेटिनम हो पाए। लेकिन मन में था कि कभी ना कभी तो होगा, डायमंडशिप तो हम अचीव करेंगे। प्रयास करते रहे। बहुत सारी चीजों हम लोगों ने, बहुत सारा चीज हमने त्याग किया उस बीच में। घर में छोटा, जब बड़ा बेटा हुआ था तो उस समय ईएलसी हम हुए थे। बड़ा नहीं, सॉरी, छोटा जब बेटा हुआ था, सॉरी, तो उस समय हम ईएलसी हुए थे। और हमको याद है कि वाइफ उस समय हॉस्पिटल में थी, और उसे छोड़ करके हम सेमिनार चले गए थे। और आज तक मैडम को मेरा याद रहता है, जबकि हम कह के ही गए थे और पूछ करके ही गए थे। वो तैयार भी थी, उस समय मना नहीं की, लेकिन आज तक भी वो याद करती हैं कि आप उस समय एमबे के लिए हॉस्पिटल में छोड़ के चले गए थे। तो हमने उस समय नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं था कि हम लोग त्याग नहीं किए, हम लोग बहुत त्याग किए। और उसी बीच में हमारी परिचय हुई एमबे बिजनेस में। जब आए अमित सिन्हा जी हमारे जस्ट डाउनलाइन है, डाउनलाइन थे बीके सिंह, उनके थ्रू हमारे कांटेक्ट में आए। और उनका भी कभी नेटवर्क मार्केटिंग का कोई अनुभव नहीं, वो आए। फिर धीरे धीरे उनके साथ उत्साह करके हमने बहुत सारा फोटो रखा था। लास्ट में अगर मौका मिलेगा तो मैं 2-3 मिनट में दिखाऊंगा। काफी हम लोग ने धीरे धीरे स्टोरी क्रिएट करना शुरू कर दिए थे। वहां भी अचीवमेंट मिलना शुरू हो गया था। बहुत सारे लोग हमारे टीम में अच्छे अचीव करने लगे। जो 9% वहाँ एलसी भी बनना, एग्जीक्यूटिव लीडर्स क्लब भी बनना एक बहुत बड़ा चीज माना जाता था। और सही बात, वहाँ का 9%er भी अगर लीडर्स क्लब अगर है, हम लोग स्ट्रक्चर के वाइज यहाँ देखते हैं, यहाँ पे वो क्राउन, आरबीडी, जीबीडी सब हो सकता है। तो काफी वहाँ चीज होता चला गया। और उसके बाद
जब हम एमबीए बिजनेस में कर ही रहे थे, तो फिर कुछ दिन के बाद लगा कि लेवल चेंज नहीं हो रहा है, तो हमने सिस्टम को भी बदल करके देखा। हम नेटवर्क 21 से थे, फिर ब्रिट की मीटिंग में जाने, नेटवर्क 21 की मीटिंग बहुत छोटी हो गई। उत्तम सर को याद होगा, पटना के होस्ट भी रह चुके हैं, बहुत सारे लोग हैं जो नेटवर्क 21 के हैं, उनको पता है। तो मीटिंग जब छोटा हो गया तो फिर मुझे लगा कि यहाँ प्रभाव नहीं हो पा रहा है, तो हमने अपने सिस्टम को भी बदल के देखा। ब्रिट के भी मीटिंग में जाने लगे, लेकिन वहां भी हम तो चले जाते थे, हम तो थे उत्साही, हम चले जाते थे, कुछ लोग एक दो हमारे साथ भी चले जाते थे, सिन्हा जी थे हमारे साथ, रवि सिन्हा जी वो रहते थे, हम लोग जाने लगे। लेकिन वहां भी हम जाने के बाद भी हम लोग डेवलप नहीं कर पाए अपने आप को, हम अपने अपने ग्रुप साइज को या अपने बिजनेस को डेवलप नहीं कर पाए। अब कारण जो भी रहा हो, कंपनी तो अच्छी थी, कंपनी लोग पैसे भी बना रहे हैं, लोग वहां भी सक्सेस कर रहे हैं, लेकिन शायद मेरे लिए नहीं था। तो हम धीरे धीरे अपने आप को फिर उस समय तक, अब 2016 की बात करें, जब मोदी केयर में हम इन किए, तो उस समय तक मोटा मोटी इनकम भी, सैलरी से मोटा मोटी मेरा 50,000 रुपए के आसपास सैलरी आने लगा था सरकारी नौकरी से। तो अब लग रहा था कि 15-20 हजार रुपए उधर से एमबीए से भी आ जाता था। तो अब लगा कि अब इसी में सेटल कर जाना है, जो भी कंज्यूमर है उसको सर्विस देते रहना है, और फ्यूचर देखा जाएगा, कोई कोई मिल जाएगा बिजनेस तो बड़ा बिजनेस हो सकता है। तो लेकिन अभी तक भी नहीं किया हमने एमबीए बिजनेस 15 तक 16 तक कह सकते हैं, फरवरी जनवरी 16 तक नेटवर्क मार्केटिंग के कंपनी का प्लान नहीं दिखा। बीच में कुछ लोग आए भी अदर नेटवर्क मार्केटिंग के दिखाने के लिए, लेकिन तब भी हम थोड़ा सा, चूंकि 15-16 में आए तो हम थोड़ा सा देखे, लेकिन तब भी हम ज्वाइन नहीं कर पाए। सिन्हा सर भी कुछ एक प्लान लेकर के आए, उत्तम सर भी आए थे, तो लेकिन कभी हमको यह लगा ही नहीं कि एमबीए के जैसे कोई हो सकता है, और एमबीए जिस तरह की बिजनेस है उस तरह का कंपनी हो सकता है, कभी हमने देखा ही नहीं। तो जब 2016 में, जनवरी 2016 में अनूप सर का सुबह सुबह फोन आया, और मेरा आदत है कि सुबह में लेट से उठने का, लेकिन यह आदत नहीं है कि मैं फोन कभी स्विच ऑफ करके सोता हूँ। फोन को मैं साइलेंट करके सोता हूँ, ताकि जिसका भी कॉल आए उसको हम रिमाइंड बाद में कॉल कर सके, चाहे 2 घंटे बाद कर सके या 4 घंटे बाद करें। कॉल मेरा निश्चित तौर पे जाता है, अननोन नंबर का भी होगा तो कॉल जाएगा। तो अनूप सर का संजोग से बीच में हमारे अनूप सर से मुलाकात बीच में हुई थी हमारी। हमारे जो एक डिस्ट्रीब्यूटर हुआ करते थे, जो अभी जिला पदाधिकारी है एमबीए बिजनेस में, हमारे कंसल्टेंट हुआ करते थे, वहीं पे सर अपार्टमेंट एक बना रहे थे। तो एक साल पहले भी भेंट हुई थी, संपर्क हुई थी, उसी समय से नंबर एक्सचेंज था। तो जनवरी 2016 के लास्ट वीक में मुझे फोन आया अनूप सर का। तो उस समय तो हम उठा नहीं पाए, तो फिर हमने कॉल बैक किया दोपहर में। तो अनूप सर को जब कॉल बैक किए तो सर बताया कि सर मिलना चाह रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि आपके साथ एक कप चाय पिया जाए। हमने बोला श्योर सर, पी सकते हैं। तो बोले कि आपसे बात नहीं हुई थी, तो आपके डाउन में एक अमित सिन्हा जी हैं, उनसे मेरी बात हुई है, शाम में उनके घर पे हम 7 बजे आ रहे हैं। तो मुझे लगा कि कोई ना कोई नेटवर्क मार्केटिंग हो गया। मुझे तो 14 साल का था अनुभव, यही तो काम हम लोग किया करते थे नेटवर्क मार्केटिंग में, मिलने का बहाना यही हुआ करता था। तो हमने अमित सर को फोन किया कि सर आपको भी फोन आया था क्या? बोले हाँ फोन तो आया था। तो हम बोले कि लगता है कोई नेटवर्क मार्केटिंग ही होगा। तो ऐसा करिए कि शाम में तो हमको डॉक्टर के यहाँ दिखाने के लिए जाना है वाइफ को, आप देख लीजिए, फिर देख लीजिएगा तो फिर मुझे बताइएगा। और 8 बजे का टाइम था, हम 8 बजे के आसपास लगभग डॉक्टर के यहाँ से फ्री हो गए थे, जल्दी फ्री हो गए थे, तो डॉक्टर के यहाँ से हम 8 बजे के आसपास आ गए। 8 बजे जब आ गए तो हमने अमित सर को उत्सुकता तो था ही कि क्या है बिजनेस, क्या मतलब क्या बात करने के लिए आए थे अनूप सर। तो हम फिर फोन किया अमित सर को कि सर क्या आए थे अनूप सर। तो बोले कि अभी तक तो नहीं आए, लेकिन फोन किए हैं कि आएंगे, आप आइएगा बता दीजिए। हमने ना छोड़िए, आप पहले समझ लीजिए, और समझ लीजिए तो फिर हम देखेंगे समझेंगे। और फिर रात में अनूप सर काफी लेट से आए, तो फिर हमारी उस दिन बातचीत नहीं हो पाई। दूसरे दिन अमित जी का फोन आया कि सुमन सर जो है एक एमबीए बिजनेस की तरह सेम मोदी केयर एक बिजनेस है, जिसके बारे में अनूप सर बताने के लिए आए थे। हम बोले छोड़िए वो सब, एमबीए छोड़ करके दूसरा मुझे नहीं करना है, आपको करना है तो कर लीजिए। बोले नहीं, एक बार समझिए ना, आपके घर में हम आते हैं, अनूप सर को लेकर के आपके घर में आते हैं। हम बोले कि अनूप सर को लेकर के घर में आने की जरूरत नहीं है, हम आ जाते हैं आपके घर पे। और हम एकदम इत्मीनान से, उस समय मोटा मोटी एमबीए बिजनेस मेरा स्लो डाउन था, 12% 15% होता था, जब ज्यादा मेहनत करते थे तो 15% जाते थे। और मतलब उसको हम बोलते हैं कि क्या कर सकते हैं, फाउंडर 12% पर थे हम, 12% ऑटोमेटिक होता था, और जिसमें मेहनत करते थे उसमें 15 हो जाता था। तो यह करते हुए हम एकदम इत्मीनान से वाइफ को भी साइकिल सिखाने लगे थे, लग गया था कि अब लाइफ को इसी में हमको सेट कर लेना है। अब बहुत ज्यादा भाग दौड़ी, बहुत ज्यादा 14 साल हमने कर लिया है नेटवर्क मार्केटिंग में,
पैसा उससे आया नहीं। अब हमारे लायक शायद हो सकता है कि हमने समझा कि अब हमारे लायक शायद नहीं हो सकता है, देखेंगे, बने हुए रहेंगे, बिजनेस में बने हुए हैं, एमबीए बिजनेस में बने हुए रहेंगे, कहीं कोई क्लिक किया तो देखा जाएगा। तो ये इसी सिलसिले में तब हमने वाइफ को साइकिल भी चलाना सिखाना शुरू कर दिए थे। और शाम में, मॉर्निंग में, इवनिंग में हम लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाया करते थे। तो साइकिल लेकर के हम अमित सर के घर पे, गियर वाली साइकिल थी, बच्चे की एक साइकिल थी, उसी साइकिल को लेकर के हम अमित सर के घर पे गए। अमित सर के घर पे गए तो देखे कि अनूप सर और राजेश सर आए हुए हैं, और अनूप सर, राजेश सर कुछ बिजनेस के बारे में बताए, डेमोस्ट्रेशन दिखाए। तो डेमो देख करके तो मुझे लगा कि प्रोडक्ट में दम है और प्राइस बहुत कम है, लेकिन तब भी हम उतना तैयार नहीं हुए। और हमने उनको बोला कि सर इनकम दिखाइए, पहले इनकम दिखाइएगा तो बात करेंगे। क्योंकि अगर फिर इनकम पर बातचीत चली तो राजेश सर ने, उस समय जो इनकम था राजेश सर का लगभग 1,20,000, 1,40,000, 1,60,000 के आसपास था, उन्होंने पेपर में दिखाया। हम बोले सर ये ठीक है, आपको 2.5 साल में अगर 1,60,000 के आसपास आ रहा है 2.5 साल में, तो हम करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते इसको आप ऑनलाइन दिखाइए, और 6 महीने का हम देखेंगे, कम से कम 6 महीने का देखेंगे, तभी हम काम करेंगे। क्योंकि अब 14 साल हम एमबीए बिजनेस में लगा चुके हैं और वहां पे उस हिसाब से पैसा नहीं आया। अब हम बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि 14 साल का एक लाइफ, 1/4 बोल सकते हैं, 1/5 जो भी बोल सकते हैं, उतना लाइफ हमने उसमें झोंका था। हमको याद है, अब बैक में हम नहीं जाएंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें याद आती है। तो आगे हम ये फिर तो 2000 वो फिर इनकम दिखाना शुरू किए। तो फिर बोले कि नहीं, आप ज्वाइन कर लीजिए तब हम दिखाएंगे। हम लोग ज्वाइन करने के लिए कर लेंगे, फ्री में तो ज्वाइनिंग है, ज्वाइनिंग में तो पैसा लग नहीं रहा है। तो लेकिन मेरे पास ऑप्शन भी नहीं था, मेरी माँ भी नहीं थी, मेरी माँ का डेथ 2013 में हो गया था, तो ऑप्शन भी नहीं था कि हम माँ के साथ, माँ के नाम से ले सकते थे। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था, वाइफ। तो वाइफ के पास ऑलरेडी एमबीए बिजनेस था, तो भी हमने रिस्क लिया। जब इनका इनकम देखे तो हम एक रिस्क लिए और हमने तुरंत स्टार्ट किया। तुरंत स्टार्ट नहीं किया, लेकिन फिर चले आए उस दिन, फिर वापस चले आए हम। फिर अमित जी दूसरे दिन फोन किए कि सर अनूप सर मिलना चाह रहे हैं। हमने, मिलने की जरूरत नहीं है, आपको आना है तो आ जाइए, अनूप सर को मत लेकर के आइए। तो वो बोले कि ठीक है। हम बोले आपका घर है, आप आइए, आपसे हमारा 12-14 साल का जान पहचान है, तो आप आ सकते हैं, लेकिन अनूप सर को लेकर के घर पे नहीं है। क्योंकि घर का माहौल भी डिफरेंट हो रहा था। एमबीए बिजनेस को करके हम लोगों ने जो फ्रस्ट्रेशन जिए थे, हमको याद, एक लाइन बता ही देते हैं कि इतना तक हम करते थे कि सुबह मॉर्निंग में बच्चे को अगर स्कूल पहुंचाने की बात होती थी तो ऑटो से हम भेज सकते थे, लेकिन ऑटो से इसलिए नहीं भेजते थे कि मुझे 2 चीजें लगता था। एक तो लगता था कि ऑटो से भेज देंगे तो हम सोए रह जाएंगे, तो उठने के लिए हम ऑटो नहीं करवाते थे। दूसरा कि उससे कुछ पैसा भी बच जाता था। तो दोनों चीजें थे। और हम बच्चे को छोड़ने के लिए स्कूल जाते थे तो मैडम जो है अनिशा जी, मेरा भी नाश्ता और बच्चे का भी नाश्ता बना के रखती थी, और वही नाश्ता लेकर के हम जाते थे। और मेरे मोटरसाइकिल में, उसमें मोटरसाइकिल था, इंडिका एक कार थी, तो मोटरसाइकिल में ही रहता था। और हम मॉर्निंग में जैसे स्कूल छोड़ते थे 6:30-7 बजे जो भी है, तो वहां से हम चले आते थे चिड़ियाखाना जू में, और जू में टहलते थे। लगभग आधे घंटा टहलने के बाद फिर हम 2-3 लोगों से मिल करके, 1-2 अपॉइंटमेंट कर करके, नेटवर्क मार्केटिंग जो एमबीए था बिजनेस, उससे हम लोग 1-2 आदमी को मिल करके तब हम ऑफिस आते थे 10:30। जबकि 9:30 का ऑफिस होता था, तब भी हम रिस्क लेकर के 10:30, 10 में ऑफिस आते थे। और आने के बाद मेरा पहला ड्यूटी होता था कि पहले खोल करके उस टिफिन को खा करके तब हम काम शुरू किया करते थे। और दोपहर में फिर बच्चे को लाने स्कूल जाते थे, स्कूल से ला करके आते थे घर, तब फिर दिन का खाना खाते थे। यानी कि हमने बहुत स्ट्रगल किया। वाइफ ने भी बहुत मेरा सपोर्ट की, बहुत जगह जाती थी वो साथ में। और छोटे से बच्चे को लेकर के हमने, बड़ा बेटा मेरा उस समय 1 साल का था, उस समय के स्ट्रगल से लेकर के वो अब 2016 में जाकर के वो 15 साल का हो चुका था, तब तक का स्ट्रगल पूरी तरह से हम लोग के दिमाग पे छाया हुआ था। अब ये लग रहा था कि अब फिर से नहीं, अब 14 साल वाली कहानी हमको नहीं करनी है। अगर 2-2.5 साल में 50, हमने ये जब मोदी केयर हम ज्वाइन किए, इसी शर्त पे ज्वाइन किए कि राजेश सर अगर 50,000 रुपया महीने का आएगा मुझे साल भर में, तभी मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो मुझे सरकारी नौकरी से 50,000 रुपया आता है, अब उसी में हम अपने लाइफ को, जिंदगी को जीने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास तो नौकरी भी नहीं है। तो उसी सोच के साथ हमने स्टार्ट किए। फिर दूसरे दिन जब वो आए तो फिर हमने स्टार्ट किया। और उनकी आईडी लेकर के, एक चीज यहाँ मैं भूल गया, जब मेरा मन हुआ, जब ये कुछ प्रोडक्ट देने के लिए आए, अमित सर जब आए थे मेरे घर पर, जब मना कर दिया था मैंने कि अनूप सर को मत लेकर आइए, तो अमित सर मेरे घर पे आए और कुछ प्रोडक्ट लेते हुए आए।
तो प्रोडक्ट लेते हुए आए तो हम बोले कि प्रोडक्ट तो हम मेरे यहाँ सारा चीज प्रोडक्ट है, एमबीए में सारा प्रोडक्ट आता है। तो बोले कि नहीं, कुछ प्रोडक्ट जो नहीं आता है वो ले लीजिए। तो एक चाय पत्ती इन्होंने दिया। हमने ठीक है कोई बात नहीं है, जो प्रोडक्ट नहीं आता है वो ले लेंगे। आप मेरे बहुत मित्र है, क्लोज मित्र हैं, 14 साल हम लोग साथ में रहे हैं, तो आप क्लोज मित्र हैं, हम आपके साथ कुछ प्रोडक्ट ले लेंगे। तो इन्होंने एक चाय पत्ती दिया, एक टॉयलेट क्लीनर दिया, एक सिल्वर डिप दिए। सिल्वर डिप भी मुझे याद है, वाइफ बोली कि जो है आप नया ले, पूरा नहीं लेंगे, आप थोड़ा सा उसमें से निकाल करके दे दिए। तो ये निकाल करके भी दे दिए। और उन्होंने एक जिद कर दिया एक साबुन का, उन्होंने एक जिद कर दिया एक साबुन ले लीजिए। हम बोले साबुन क्यों लेंगे, साबुन तो मेरे पास अभी 12 पीस बचा हुआ है, 12 पैक बचा हुआ है, 48 पीस है। नहीं नहीं साबुन हम नहीं लेंगे। तो बोले नहीं साबुन एक सर ले लीजिए, आप एम्बे वाला साबुन हमको दे दीजिए, मोदी केयर वाला ले लीजिए, एम्बे वाला ले लीजिए। हम बोले आप इतने दिन हमारे साथ डाउन लाइन में रहे हैं सिन्हा जी, तो हमको लगा इतना अनुरोध कर रहे हैं, तो हम सोचे कि चलो ठीक है ले लेते हैं। अब इसमें क्या करना है, पैसा का डिफरेंस भी देना नहीं था, तो हम ले लिए और साबुन ले लिया। और हम, मेरा आदत था कोई भी जब भी हम एमए बिजनेस में भी थे, तो कोई भी नया प्रोडक्ट आता था तो उसी दिन हमारा कोशिश रहता है कि उस प्रोडक्ट को यूज करें और फील करें। और कुछ कुछ इवेंट में तो हम कलकत्ता तक मतलब कहीं भी लॉन्चिंग होता था, चाहे आर्टिस्टिक का लॉन्चिंग हो चाहे किसी भी का लॉन्चिंग में, हम जरूर चाहे जो भी क्राइटेरिया रहता हो उसको फुलफिल कर करके, उसको क्वालिफाई करके लॉन्चिंग प्रोग्राम में भी जाते थे। शुरुआत से ये लक्ष्य ये मेरे पास मन में व्यू था। तो प्रोडक्ट जब हमने लिया और उसी दिन बाथरूम में, ये जब सुबह में देके गए या शाम में देके गए मुझे याद नहीं आ रहा, शाम में लगता है देके गए थे, शाम में देके गए थे, और सुबह में हम उसको इस्तेमाल किए। साबुन इस्तेमाल किया, अच्छा लगा, चाय पत्ती पिए, अच्छा लगा, टॉयलेट क्लीनर यूज किया, अच्छा लगा। तो कहते हैं ना कि शौचालय में बहुत सारा कुछ ज्ञान होता है। तो हम बाथरूम में स्नान कर रहे थे, तो स्नान करते वक्त मेरे दिमाग में क्लिक किया कि जो ये साबुन जो है ये 18-20 रुपए का पड़ रहा है, 40-35 रुपए एमआरपी, 18-20 रुपए के आसपास 20 या 25 का पड़ेगा, और हम 50 रुपए का साबुन बेच रहे हैं, क्वालिटी उससे ज्यादा बेटर है। तो आज अगर हम नहीं ज्वाइन करेंगे, मेरे दिमाग में सच्ची बता रहे हैं, यही दिमाग में आया कि अगर हम आज नहीं ज्वाइन करेंगे तो मेरे लोग भी तो कहीं ना कहीं ज्वाइन करेंगे। कितने लोगों को रोका जा सकता है। तो हमने इनको प्रस्ताव दिया कि सर ऐसा कीजिए कि हम ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बशर्ते कि जितने लोग हैं हमारे एमए बिजनेस में, हमको लगता है कि उस समय 1000 लोग की टीम थी, और रिन्यूअल होते होते हुए भी बचते हुए मोटामोटी 500 से लोग ज्यादा थे। तो हमने बोला कि जो लोग हैं हमारे एमए बिजनेस में सारे मेरे नीचे आने चाहिए। ये एकदम सहर्ष तैयार हो गए, नहीं ठीक है सर कर लेते हैं। और ये जब ज्वाइन हमने इनको आईडी वगैरह भेज दिया था, लेकिन ज्वाइनिंग में पता नहीं क्या लेट हो रहा था। मुझे उत्सुकता थी कि अभी तक ज्वाइन नहीं कराए, और कुछ टाइम था, पता नहीं वाइफ बोली थी कि इतने बजे से पहले कर लेना है ज्वाइनिंग। तो हम कहे कि प्रयास, अभी तक ज्वाइनिंग का आईडी आ नहीं रहा था। तो लास्ट में हम चूंकि एमए में भी अपने से ऑनलाइन ज्वाइनिंग वगैरह करते थे, हमने इनका पूछा कि आप बताइए। हमने वेबसाइट खोले ऑफिस में से, जी ऑफिस में खोले वेबसाइट। हम बोले कि आप अपना स्पॉन्सर आईडी बताइए, आप अपना नंबर बताइए। अपना नंबर ही बताया, और उसके बाद तुरंत हमने अपनी ज्वाइनिंग कर ली। तो अपने से खुद से हम ज्वाइन किए, और हमने एक लक्ष्य बनाया। जब से ही ज्वाइन किए तो हमने एक लक्ष्य बनाया कि वहां पर उस बिजनेस में हम 1 महीने में सिल्वर नहीं हो सकते थे, लेकिन यहाँ का जो टर्नओवर हमने देखा वो काफी कम था। तो मुझे लगा कि 1 महीने में यहाँ पे डायरेक्टर हुआ जा सकता है। जबकि जिस समय हम लोग ज्वाइन किए उस समय 3000 रुपए पर केवल मात्र प्रोडक्ट ऑफर मिलता था, बाकी कुछ ऑफर मिलता ही नहीं था। आज के जमाने में जितना ऑफर मिल रहा है, जो डबल पीवी धमाका मिल रहा है, चेक बोनंजा मिल रहा है, इतने सारे फीचर्स वहां उसमें थे ही नहीं। तो हम मेरा यही टारगेट सेट किया हमने कि 80 लोगों को ज्वाइन कराना है और 3-3 हजार रुपए का प्रोडक्ट दिलाना है। जबकि मैंने 2 फरवरी को मैं ज्वाइन किया, और फरवरी महीना उस समय मैं बिल क्लर्क में था, अकाउंट्स में थे, और हमारा व्यस्तता भी फरवरी महीने का सर्विस में ज्यादा रहता है, तो हम काफी व्यस्त थे। लेकिन तब भी हमने एक सेट किया, हमने एक दुकान लोगों को यही केवल बताना शुरुआत की है। लोग थे हमारे पास, जान पहचान के लोग थे, और एक पहचान थी अपनी एक। तो हमने ये सोचा कि 3000 रुपए का सामान हम किसी को भी दे सकते हैं। और जो प्रोडक्ट का रेंज था मोदी केयर में, वो सारे प्रोडक्ट्स जो यूज के थे, वो 3000 का प्रोडक्ट देने पर कोई हाँ या ना नहीं कर सकते थे। तो हमने उनको दे करके पहले ही महीने में 80 आदमी का टारगेट रखे। लगभग 124 आदमी उस महीने में ज्वाइन हुए। उस महीने में डायरेक्टर हो सकता है। मेरी प्लानिंग पूरी थी, और सर जैसा ही बताया प्लानिंग मेरी चल रही थी। राजेश सर को विश्वास नहीं था। फिर राजेश एक बार हम लोग फिर जाकर होटल में खाने के समय दरमियान एक बातचीत हुई, और हमने बताया प्लान ये ऐसे ऐसे मेरा है, और हमने उसको एक्सिक्यूट किया। और उस महीने में 124 आदमी की ज्वाइनिंग हुई, और मैं उस महीने में पहले ही महीने में फास्ट स्टार्ट सीनियर डायरेक्टर चले गए, और अमित सीनियर डायरेक्टर चले गए। हम लोग को दोनों आदमी को पैसा आया, 18,000 20,000 के आसपास, 17-18,000 के आसपास आया। उनका भी लगभग उसी आसपास में था। तो दोनों आदमी को पैसा आया, और उसी बीच में हम लोग ने जयपुर ट्रिप क्वालिफाई कर गए।
एक 5 स्टार का ट्रिप हम लोग ने क्वालिफाई कर गया। 5 स्टार ट्रिप जो हम लोग गए, हम अनूप सर, राजेश सर, वो सारे लोग एक ही ट्रेन में थे, और जयपुर में जब गए तब वहाँ पे बिजनेस का एक बड़ा विजन दिखने को मिला हमें, और वहाँ पे जाके लगा कि नहीं, मोदी केयर वो छोटी कंपनी जो हम सोच रहे थे वो कंपनी नहीं है, एक बहुत बड़ी कंपनी है, और उसमें बहुत सारा कुछ किया जा सकता है। बहुत सारे अचीवमेंट वाले लोगों को हम लोगों ने वहाँ मिले, और वहाँ से हम लोग की जर्नी और भी ज्यादा स्ट्रांग हुई। और सिन्हा सर भी उस समय से एकदम लक्ष्य बना लिए कि नहीं, इस बिजनेस में पैसा कमाना है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस उन्होंने कर चुके थे। और वहां से फिर हम लोग डायरेक्टर गए, फिर सीनियर डायरेक्टर गए, फिर हमारा एक लेवल एलपीबी भी होने लगा, और फिर सीनियर डायरेक्टर, एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सीनियर एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर, हमको लगता है कारपन में भी, हमको लगता है कि 14-15 महीने में के आसपास में हम एसईडी में कारपन में अचीव कर गए, फिर प्लैटिनम हुए, फिर प्रेसिडेंशियल हुए, और इसी तरह से जर्नी चलती हुई क्राउन डायमंड, और अभी आरबीडी तक पहुंचे हैं। अब ये अच्छा लग रहा है कि इस बिजनेस के दरमियान बहुत सारे ट्रिप हम लोगों ने एंजॉय किया। जो पहला ट्रिप था जयपुर का, पहली बार ये अनुभूति हुई कि 5 स्टार का क्या है, जबकि हम सरकारी नौकरी में होते हुए कभी यह सोच नहीं सकते थे कि 5 स्टार होटल में ठहर पाए, क्योंकि एक दिन का किराया 15 से 20 रुपया होता है। और उस तरह का पहला ट्रिप हमारा जयपुर का मिला। पहले ही ट्रिप में हमने लगभग 8 आदमी को क्वालिफाई कराए थे, लेकिन 8 आदमी में संयोग से दो ही तीन आदमी जा पाए, बाकी लोग नहीं जा पाए। तो पहले ट्रिप में अगर वो सारे लोग चले जाते तो बिजनेस कहीं और ही होता। खैर, तो उसके बाद दूसरा ट्रिप हम लोग को कोलकाता का ट्रिप मिला। कोलकाता के बाद फिर हम लोग क्वालिफाई किए, थाईलैंड का ट्रिप क्वालिफाई कर गए, उसी साल विदेश यात्रा क्वालिफाई कर गए। लेकिन एमबी बिजनेस में जब थे तो हम लोग कई बार पासपोर्ट का फॉर्म लाए, और हमारे अप्लाइन बोला करते थे कि पासपोर्ट बनवा लीजिए, लेकिन कभी विश्वास ही नहीं होता था। फॉर्म लाते थे 10 रुपया का, वो फॉर्म रखा ही रह जाता था। 2-3 बार फॉर्म हम लोग लाए, लेकिन जब यहाँ भी हो गया तो हमको लगा कि पता नहीं क्वालिफाई होंगे कि नहीं होंगे, तो फॉर्म हमने नहीं भरा, ना अप्लाई किया। जब क्वालिफाई हो गए, फाइनली जब रिजल्ट आ गया कि हाँ लिस्ट में नाम आ गया, तब हम जाकर के पासपोर्ट के लिए अप्लाई किए, और थाईलैंड घूमने का मौका मिला। पहली बार विदेश यात्रा किए। दूसरी विदेश यात्रा मुझे दुबई का मिला, जिसमें हम लोग हस्बैंड वाइफ दोनों को दुबई यात्रा गए, और फिर इस बार अभी कुलालमपुर भी हम लोग क्वालिफाई कर गए। यानी 3 फॉरेन कंट्री हम लोग मोदी केयर से, थाईलैंड, दुबई और कुलालमपुर के रूप में क्वालिफाई कर गए, जो हम 2 यात्रा हम लोग ने कर ली है। साथ में बहुत सारे डोमेस्टिक ट्रिप हमने एंजॉय किया, लगभग 5 से 6 डोमेस्टिक ट्रिप एंजॉय कर पाए। ललित रिसोर्ट में था, द नोवेटल में था, आंध्र प्रदेश का इकलौता 5 स्टार होटल। तो ये सब घूमना फिरना मुझे शुरू से अच्छा लगता था, पहले भी घूमते फिरते थे, लेकिन नजर हमेशा दाहिने तरफ होता था। जब भी खाने के लिए बैठते थे रेस्टोरेंट में तो नजर दाहिने तरफ होता था। जब मोदी केयर के ट्रिप पे जाने लगे तो कभी दाहिने तरफ का सोचना ही नहीं है। खाना तो इतना होता था कि हम लोग उतना खा नहीं सकते थे। तो इस तरह का एंजॉयमेंट हमें मिलने लगा, और हमारे लोग, हमारी टीम में भी लोग जो आने लगे। सबसे पहला जो ज्वाइनिंग हमारी एक जो स्ट्रॉन्ग पिलर के रूप में सुनील सर हमारे टीम में आए, और वो भी, उनकी भी ज्वाइनिंग बहुत यूनिक थी। पूरी कहानी नहीं बताई जा सकती इस 45 मिनट। मुझे तो लग रहा था 45 मिनट में बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन अनूप सर, कहानी तो बहुत सारा है, फिर उसमें अब हम लोग को कट करना है और मीटिंग है। पहले मुझे लग रहा था, सही मैं बताऊं, मुझे बहुत घबराहट थी कि मुझे लगा कि 45 मिनट में बताऊंगा क्या। तो खैर सुनील सर की ज्वाइनिंग हुई, और एसएससी में मेरा प्रतिनियुक्ति हो गया था। तो हमने सुनील सर के पास गए, सुनील सर को बोले नहीं सर, एमबे में हम, सुमन जी, 10 लाख रुपया और 10 साल गवाए हैं एमबे बिजनेस में, अब हमको नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना है। हम बोले सर कोई बात नहीं है, हमको भी ये लग रहा था, हम भी साइकिल उकिल चला रहे थे, पार्क घूम रहे थे, लेकिन जब मोदी केयर के बारे में बताया गया तो हमें लगा कि एक बार और प्रयास करना चाहिए। और हमने एक प्रयास के रूप में फिर से लिए हैं। आपकी एक मदद चाहिए, कॉपरेशन ये चाहिए कि आप ठीक है बिजनेस नहीं करना चाहते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आप एक आईडी लगा दीजिए और प्रोडक्ट कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, प्रोडक्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने लगे, फिर वहीं से कहानी शुरू हो गई। सुनील सर हमारे जो गोल्ड प्रोड्यूसर थे एमबे में, वो बिजनेस में आए। उनके थ्रू एक वीके लाल सर आए, वो भी स्टेट बैंक में चीफ मैनेजर से रिटायर किए थे, 15%, वो आए। वीके लाल सर के साथ साथ एक हम लोग एसपी सिन्हा सर को लाए। एसपी सिन्हा भी गोल्ड प्रोड्यूसर थे एमबे बिजनेस में, उनसे भी बात हुई। उनका भी कहानी बहुत ही अलग है, उनकी कहानी आप सुन ही चुके हैं। उसके बाद फिर वीके लाल, एसपी सिन्हा सर आए। एसपी सिन्हा सर ने ज्वाइन करा दिए एक सुबोध विश्वास सर, जो डीएसपी हुआ करते थे पहले सहरसा में, उनको ज्वाइन कराया। उनके थ्रू उनसे हमारी बातचीत चलने लगी, उनको हमने देखा। यानी हम लोग डीप जो है पेनिट्रेट एक लेग में काफी अच्छा हम लोग ने पेनिट्रेशन करते रह गए। और वहां से एक हमको मिले एक गणेश जी के थ्रू हम लोग मनोज जी के पास गए। मनोज जी आज हमारे बीच में क्राउन डायमंड है। एसपी सिन्हा सर प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर हैं, वीके लाल सर प्लैटिनम डायरेक्टर हैं। इस तरह से हम लोग टीम को बढ़ाने लगे, और आज बहुत सारे लोग, आज हमारी टीम में लगभग हमको लगता है कि 25 से ज्यादा लोग एससीडी हैं, और लगभग 4 से ज्यादा लोग प्रेसिडेंशियल हैं, प्लैटिनम है बहुत सारे लोग, और एक क्राउन है।
तो इस तरह से टीम बढ़ता चला गया। बहुत सारे लोग हमारे टीम में, जो हम लोगों ने ऐसे ऐसे लोगों की मदद की है। हम तो कभी घूम ही सकते थे, हम नौकरी में थे तो कभी पैसा जमा करते, अगर पैसे का मोह नहीं करते तो कभी ना कभी देश विदेश की यात्रा एक कंजूसी में ही सही कर लेते। लेकिन ऐसे ऐसे लोगों को हमने इस बिजनेस में मदद किया है जो उनके पास कभी भी ये सपना नहीं हो सकता है कि वो एक टीचर की एक साधारण सी 10-12 हजार की नौकरी करके देश विदेश की यात्रा कर सके। वैसे लोगों को मदद करने में अच्छा लग रहा है। आज एक बहुत ही अच्छा एक प्राइवेट हमारे बीच में शख्स आए हैं तो काफी तेजी से बिजनेस को कर रहे हैं, ज्यादा कहीं पैसा मिल रहा है। तो ये सब चीजें अच्छा लगने लगा। लोगों को 50,000 रुपए का इनकम, किसी का 1 लाख रुपए का इनकम, तो ये अपनी तो इनकम हम जनरेट कर ही रहे हैं। साथ में आज हमारे टीम में 2 लोग हैं जो लाख रुपए की इनकम जनरेट कर रहे हैं, 50,000 रुपए की इनकम जनरेट कर रहे हैं, 70,000 की इनकम जनरेट कर रहे हैं। लोग कार ले रहे हैं, 6 लोग हैं जो आज मोदी केयर से कार ले चुके हैं। हमारी भी कार जो है वॉक्सवैगन पोलो कार मुझे मिली इस कंपनी के द्वारा। तो ये काफी चीजें अच्छा लग रहा है। बस केवल यही चीज तो हम लोगों ने किया है, हम लोगों ने कुछ नहीं किया। हम इस बिजनेस में केवल हम लोगों ने अपने आप के सोच को बदला है, दुकान बदली है और लोगों की दुकान को बदला रहे हैं, और यह सब चीज हमारे साथ हो रहा है। तो हम जितने भी लोग व्यूअर्स हैं, जो लोग देख रहे हैं इस बिजनेस, इस मीटिंग्स को, मैं यही कहूंगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो आप पार्ट टाइम में कर रहे हो, चाहे आप जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे नौकरी कर रहे हो, अगर इस मोदी केयर बिजनेस को जिस तरह से हमने पार्ट टाइम में किया है, आप भी इस बिजनेस को पार्ट टाइम में कर सकते हैं। और मुझे आज फक्र है कि आज मेरी इनकम मोदी केयर से, जो हमने 22 सालों में नौकरी किया है, 22 सालों में जो नौकरी करते हुए जो इनकम हम जनरेट कर रहे हैं, उससे कई गुना इनकम ये मोदी केयर दे रहा है। और साथ में सबसे बड़ी बात है कि मानसिक शांति दे रहा है। जब जॉब में होते हैं तो बहुत सारा चीज प्रेशर होता है, जितने लोग जॉब में हैं वही महसूस कर सकते हैं। लेकिन वही है, रवि रस्तोगी सर कहते हैं कि जॉब मिलना मुश्किल होता है, जॉब मिल जाता है उसके बाद उसको करना मुश्किल होता है, और सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाता है उसको छोड़ना। तो यह वही बात मेरे साथ भी अभी हो रही है। बहुत सारा प्रेशर, बहुत सारा चैलेंजेस अभी आ रहा है, लेकिन आदत शुरुआत से वही रही है। पापा के समय से ही पापा ने बहुत सारे प्रेशर को झेला था, बहुत सारे चीजों को महसूस किया, उनको इफेक्ट को मतलब आगे चीरते हुए बढ़ते रहे, कभी डरे नहीं। उसी तरह से मेरा भी कुछ रहा है। अभी बहुत सारे लोग अभी लगे हुए हैं, हमारे पीछे भी लगे हुए हैं कि इस तरह से हो रहा है, वो हो रहा है, जो भी है। तो उसको भी हम स्ट्रगल जब तक निभ सकता है तब तक हम निभाने का प्रयास कर रहे हैं, और उम्मीद है कि जल्द ही नौकरी से भी हम लोग वॉलंटियर रिटायरमेंट लेकर के फुल टाइम मोदी केयर बिजनेस में उतरने का प्रयास करेंगे। और समय हम लोग चूंकि हो चुका है, बहुत सारी बातें हैं जो बहुत सारी कही जा सकती है। सिंपल हम यही लोगों से कहना चाहेंगे, देखिए मुझे बोलना नहीं आता है, सारे लोग महसूस कर रहे होंगे कि मुझे बहुत ज्यादा बोलना नहीं आता है, लेकिन मुझे एक्शन करना आता है। मैं अगर ठान लेता हूँ, मैं करना सोच लेता हूँ, तो प्रतिदिन मैं यह नियमित रूप से काम करता हूँ, और वही नियमित रूप से जो काम किया हुआ चीज इफेक्ट रिजल्ट डालता है। और कहा भी जाता है कि बारिश की एक बूंद जो है बहुत कुछ नहीं कर सकती, लेकिन बारिश की एक बूंद बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन उसका लगातार बारिश होना एक बहुत बड़ा प्रलय भी ला सकता है। तो वही हम ये चाहेंगे कि जितने भी लोग हैं, एक आइए इस मोदी केयर बिजनेस को हम लोग करें, स्टार्ट करें, पार्ट टाइम में करें। कोई जरूरत नहीं है कि आपको कोई भी बिजनेस या कोई भी नौकरी छोड़ने की जरूरत है। मैं भी 4 सालों से नौकरी करते हुए, जबकि सचिवालय की नौकरी है, 9:30 बजे से 6 बजे का नौकरी होता है, उस नौकरी को करते हुए इस बिजनेस को कर रहे हैं। ऑफिस जाने के बाद माइंडसेट पूरी तरह से ये कह सकते हैं कि अगर हम मैक्सिमम दिमाग जो है हमारा नौकरी की तरफ ही लगाना पड़ता है, क्योंकि उस तरह का समय फुर्सत ही नहीं मिल पाता है। 10-20% हम चोरी कर करके उसी में से कुछ लोगों से बात कर पाते हैं, और उसको करते हुए जब हम इस बिजनेस को कर सकते हैं, तो आप भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। और यह बिजनेस में काफी पोटेंशियल है। हम तो देख रहे हैं कि हमारे जस्ट ऊपर हैं वो 2.5 से 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए महीने का अर्न कर रहे हैं। उसके ऊपर जो है हमारे अनूप सर 10 लाख से ऊपर का अर्न कर रहे हैं, राजेश सर उनसे ऊपर 15 लाख से ऊपर का अर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो चीजें हैं, जो पावर है कि आप अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यह नौकरी और बिजनेस में कहीं नहीं है। तो दोस्तों, मेरा यकीन मानिए, यह बिजनेस एक काफी बड़ा बिजनेस है। अगर आप इस बिजनेस को करते हैं तो अपने लाइफ को तो आप चेंज करते ही हैं, आप बहुत सारे लोग के लाइफ में बदलाव ला सकते हैं, एक परिवर्तन ला सकते हैं, और इससे काफी बहुत लोगों का आप फायदा पहुंचा सकते हैं। आपको जरूरत है कि नहीं जरूरत है वो पता नहीं, लेकिन आप बहुत सारे बहुत सारे जरूरतमंद लोगों को ढूंढ सकते हैं, बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हैं। और इसी के साथ आज के प्रेजेंटेशन में कहानी यही समाप्त करना चाहूंगा।